हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर में। आज हम आपके सामने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मॉक टेस्ट 01 जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के विषय में देखेंगे। इसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कई पार्ट्स में बांट कर देखेंगे, जिसमें पहला पार्ट है हमारा अभिलेख एवं सिक्के। ये टॉपिक न केवल आपके लिए रीट की परीक्षा अपितु पुलिस, एसएससी, पटवारी, राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, आरएएस, कॉलेज प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। तो ये हमने न्यू टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, उस टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट है। तो चलो अब इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ के आगे के टेस्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके से आप हमारे चैनल का लाभ उठाएं। तो चलो हम चलते हैं आज के अपने पहले टेस्ट की तरफ। आज का हमारा पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत से मिला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। देखिए, हम देखते हैं कि भारत से मिला प्राचीनतम अभिलेख, तो भारत से जो अभिलेख मिले हैं उनमें सौगौरा, मायस्थान, अशोक के अभिलेख सभी हैं, लेकिन सबसे पहला अभिलेख माना जाता है सबसे प्राचीन पिपरा कलश लेख। ये हमें बस्ती, यूपी के बस्ती ज़िले से मिला है और ये सबसे प्राचीन माना जाता है, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैदिक देवता का उल्लेख बोगच कोई अभिलेख में नहीं मिलता। देखिए, ये जो बोगच कोई अभिलेख है ये 1400 BC का है और ये एशिया माइनर से मिला है, एशिया माइनर से मिला है। इस अभिलेख में, बोगच कोई अभिलेख में 4 भारतीय देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य यानी अश्वनी कुमार। इसमें जो उल्लेख नहीं है वो कौन है, अग्नि। अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख निम्न में से किस शासक का था। हाथी गुफा अभिलेख किसका था। हाथी गुफा अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल का। हाथी गुफा अभिलेख एक तिथि विहीन अभिलेख है, इसमें कलिंग नरेश खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है, साथ ही इसमें नंद शासक महापद्म नंद के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। देखिए, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लेकिन उनके 2 अभिलेख मानसेरा, सहवाजगढ़ी, खरोष्टी लिपि में भी है, यूनानी लिपि, अरेमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन सबसे अधिक अभिलेख किस में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सामान लेन देन के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। देखिए, गुप्त काल में सामान लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ये एक छोटी कौड़ियाँ एक छोटी माप की इकाई थी और इन्हीं का प्रयोग करते थे सामान लेन देन के लिए। किसके समय से सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ था। देखिए, सिक्कों के निर्माण, मौर्य काल से पूर्व सिक्कों के निर्माण पर कोई राजकीय नियंत्रण नहीं था। सिक्के श्रेणी निगमों के द्वारा जारी किए जाते थे, लेकिन मौर्य काल में पहली बार सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ। मौर्य काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ था। और यहाँ एक लक्षणाध्यक्ष, ये राजकीय टकसाल का अध्यक्ष होता था और इसके अलावा रूपदर्शक नामक एक अधिकारी होता था जो सिक्कों की शुद्धता की जांच भी करता था। भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस राज्य से मिले हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं मैसूर, कर्नाटक से। यद्यपि यूपी से, इलाहाबाद से भी काफ़ी मिले हैं, लेकिन मैसूर, कर्नाटक से सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं और अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा मैसूर से ही मिले हैं। किस काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। देखिए, स्वर्ण सिक्के को दीनार कहा जाता था, ये गुप्त काल में कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में, चाहे आरएएस प्री हो या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर की हो, इनमें कई बार पूछा गया है। अभिलेखों की एक नियमित परंपरा भारत में किस काल से शुरू होती है। देखिए, अभिलेखों की एक नियमित परंपरा है वो भारत में स्टार्ट होती है मौर्य काल से। मौर्य काल में सम्राट अशोक ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने अभिलेखों की एक नियमित परंपरा प्रारंभ की थी। इसी सीरीज का 10वां क्वेश्चन है, भारत से प्राप्त सबसे प्राचीन अपठित अभिलेख किस काल के हैं। देखिए, पठित अभिलेख तो सबसे प्राचीन पिपरा कलश लेख था जो अभी हमने देखा, लेकिन सबसे प्राचीन अपठित यानी ऐसे अभिलेख जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है वो किस काल के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के काल के। सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख मोहरों पर मिलते थे, लेकिन उनकी जो लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी और इस चित्राक्षर लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। भारत के प्रारंभिक सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। देखिए, भारत में जो सिक्के होते थे वो प्रारंभिक सिक्के आहत के नाम से
जाने जाते थे। आहत मुद्रा लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है और इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाते थे, क्योंकि ये मार्क करके या ठप्पा लगाकर ये सिक्के बनाए जाते थे। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देखिए, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हर्षेण ने की थी, और इसमें हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख मिलता है, जिसमें उसने विजय अभियान का उद्देश्य बताया है धरणिबंध, यानी संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। इसी सीरीज का नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में हित्ती और मित्तानी जातियों के बीच संधि का उल्लेख मिलता है? देखिए, ये अभिलेख है आपका बोगचकोई अभिलेख। बोगचकोई ऐसा अभिलेख है जो 1400 BC का है, 1400 ईस्वी पूर्व का है। जो हमने देखा एशिया माइनर एशिया माइनर जो कहाँ पे आता है? टर्की में आता है, टर्की से मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हित्ती और मित्तानी जातियों के बीच में हुए संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था? देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता तो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को, लेकिन खोजा किसने था? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा था आपका स्टीफेन थेलर ने। 1750 ईस्वी के लगभग इन अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को स्टीफेन थेलर द्वारा खोजा गया था। निम्न में से किस अभिलेख से ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम के विषय में जानकारी मिलती है? देखिए, ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख, पर्सिपोलिस भेस्तुन, तीनों ही अभिलेख ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के ही हैं। अतः इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ही अभिलेख ईरानी सम्राट के ही हैं। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? देखिए, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ये एक यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस। इस हेलियोडोरस ने विदिशा या बेस नगर में ये अभिलेख लिखवाया था। इस टाइम भारतीय शासक थे भागभद्र, जो शुंग वंश के एक राजा थे। सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? देखिए, स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक मात्रा में तो गुप्तों ने चलाए थे, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में कुषाणों ने चलाए थे। स्वर्ण में, सोने में क्या होता है? 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, और इस तरीके सर्वाधिक शुद्ध लगभग 22-23 कैरेट के सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। कुषाणों में ऐसा स्वर्ण का सबसे पहला शुद्ध सिक्का चलाया था बिम कैडफिसस ने। कुषाण राजा थे बिम कैडफिसस, इन्होंने सबसे पहले शुद्ध स्वर्ण सिक्का चलाया था। सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख वस्त्रोत्फेदन लिपि में? वस्त्रोत्फेदन लिपि कौन सी होती है? ऐसी लिपि जिसकी एक लाइन तो हो ब्राह्मी में और जिसकी अगली या दूसरी लाइन हो खरोष्टी लिपि में, उस लिपि को कहते हैं वस्त्रोत्फेदन लिपि। तो सम्राट अशोक का एर्रगुडी कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से मिला ये अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में मिलता है, तो ये वस्त्रोत्फेदन लिपि है। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? देखिए, सबसे प्राचीन अभिलेख जो थे वो किस भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत कौन से माने जाते हैं? देखिए, ये सभी स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के ही हैं। पुरातात्विक साहित्य, विदेशी यात्री, समकालीन साहित्य, लेकिन सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं वो पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मोहरें हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, ये आते हैं। देखिए, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं कि इनमें व्यक्तिगत राजा विशेष का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और साहित्यिक स्रोतों में तत्कालीन दरबारियों द्वारा लिखे जाते हैं, तो उनमें राज परिवार का हस्तक्षेप होता है। किस काल में सबसे ज़्यादा सिक्के मिलते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा सिक्के मिलते हैं किस काल में? मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में भारत पे क्या हुआ था? हिंद यवनों मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यवनों, शकों, कुषाणों, पहलवों इत्यादि जातियों के आक्रमण हुए थे। अतः ये विदेशी व्यापार होने के कारण इस काल में सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
देखिए, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र, इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है? देखिए, अशोक का नाम अशोक मिलता है प्रारंभ के तीनों अभिलेख में, मास्की अभिलेख, गुजरा अभिलेख और उड़ेगोलम अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख ऐसा है, इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम नहीं मिलता। शेष सभी अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। निम्न में से कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीन माना जाता है? सबसे प्राचीन अभिलेख इनमें से कौन सा है? बोगचकोई अभिलेख। बोगचकोई अभिलेख ये एशिया महादेश से मिला है, 1400 BC का है, 1400 ईस्वी पूर्व का है। आहत सिक्के सर्वाधिक संख्या में किस काल में डलवाए गए थे? जो आहत सिक्के हैं वो सर्वाधिक संख्या में किस काल में डलवाए गए थे? वो डलवाए गए थे मौर्य काल में। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्य काल के ही हमें प्राप्त होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी परीक्षा में मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।